वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10 साइंस 1 का 10th लेसन स्पेस मिशन का आखिरी पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है मून मिशन के साथ। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारी वीडियो का आपको फायदा हो रहा हो, ये अच्छी लग रही हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू वीडियो, मून मिशंस। Since the moon is the closest astronomical object to us, the first space missions to object in the solar system were the mission to the moon. यानी कि सबसे क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अर्थ से कौन सा है? तो मून है। तो बेशक क्या करने वाले हैं एस्ट्रोनॉट्स? मून पर ही जाएंगे। Such missions have to so far been executed by USA, Soviet Union, European countries, China, Japan and India. किन किन कंट्रीज ने मून मिशंस एग्जीक्यूट किए हैं? तो यूएसए, सोवियत यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान एंड इंडिया, ये सारी कंट्रीज ने मून मिशंस किए हैं। द स्पेसक्राफ्ट इन द लूना सीरीज सेंड बाय सोवियत यूनियन रीच नियर द मून, यानी कि जो लूना सीरीज का स्पेसक्राफ्ट सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने जो छोड़ दिया था, वो मून के करीब पहुंच गया था। देन मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। देन लूना 2 लॉन्च इन 1959 वाज द फर्स्ट सच क्राफ्ट। वापस 1959 में लूना 2 लूना सीरीज का सेकेंड स्पेसक्राफ्ट सोवियत रशिया ने छोड़ दिया और वो लॉन्च हो गया और प्लेस भी हो गया मून पे। आफ्टर दैट टिल 1975 15 स्पेसक्राफ्ट मेड केमिकल एनालिसिस ऑफ द मून। उसके बाद 1959 के बाद 1975 तक ऐसे 15 स्पेसक्राफ्ट गए जो कि केमिकल एनालिसिस, यानी कि मून किन किन केमिकल, कौन से उस वहां पे केमिकल है, क्या है, इनके बारे में जानकारी लेता रहा। एंड ऑल्सो मेजर इट्स ग्रेविटी, डेंसिटी एंड रेडिएशन। मून पर क्या ग्रेविटी है, मून की कितनी डेंसिटी है, कौन कौन से रेडिएशन वहां पे निकलते हैं, इन सारी बातों का उन्होंने अध्ययन किया, अभ्यास किया। लास्ट 4 क्राफ्ट्स इवन लैंडेड ऑन द मून। उसके बाद जो आखिरी जो 4 एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट थे, उन्होंने मून के ऊपर लैंडिंग भी की थी। एंड बॉट द सैंपल ऑफ द स्टोन्स ऑन द मून फॉर एनालिसिस इन द लैब्स। और जो 4 स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड हुए थे, उन्होंने वहां के स्टोन के सैंपल, पत्थरों के सैंपल लाए थे, जो कि अर्थ पे रिटर्न, जिसका हमने लैब में एनालिसिस किया था। ऑल दीज मिशंस वेर अनमैन्ड, मगर इसमें कोई भी इंसान नहीं गया था उस स्पेसक्राफ्ट में। देन अनमैन्ड यानी कि कौन सा भी आदमी, ह्यूमन बीइंग उसमें नहीं था। क्या करेंगे? स्पेसक्राफ्ट जाएगा, उसमें सारी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब होती है, वो उन इंस्ट्रूमेंट्स से पृथ्वी से हम वहां पे सिग्नल पहुंचाते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट से हम ये सारा, वो स्टोन सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें सिग्नल के मदद से हमने ये सारा किया था। मगर अब आगे देख लो, अमेरिका आल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशन फ्रॉम 1962 टू 1972। अमेरिका ने भी ऐसे मून मिशंस किए थे 1962 से 1972 तक। The specialty of this mission was the sum of those with man mission, यानी कि जो अमेरिका ने किए थे, उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स गए थे। In July 1969 जुलाई में नील आर्मस्ट्रांग became the first human to step on the moon, यानी कि उन्होंने पहली बार चांद पर पैर रखने वाला एस्ट्रोनॉट कौन सा है? नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने जुलाई 1969 में पैर रखा था। Then in 2008, Indian Space Research Organization, that is ISRO, successfully launched Chandrayaan first and placed it and into the orbit around the moon. और इसरो ने क्या किया? 2008 में चांद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था, जो कि सक्सेसफुली अराउंड द मून घूम रहा है उसके ऑर्बिट में। इट सेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू अर्थ अबाउट अ ईयर, और एक साल हो गया है उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। मगर अब देख लो, जो प्रिंटिंग है वो पुरानी है। अब तक
उसने चंद्रयान फर्स्ट ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मून के बारे में बता दी है। The most important discovery made during the mission was the presence of water on the moon surface. India was the first country to discover this. और इस चांद्रयान फर्स्ट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मिली है वो है चांद के ऊपर प्रेजेंस ऑफ वाटर, उस चांद पर पानी है, ये हमने डिस्कवर किया है। डिस्कवर और इन्वेंट ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। डिस्कवर यानी कि जो चीज पहले से होती है, सिर्फ हमने उसका शोध लगाया है, और इन्वेंटेड यानी कि नई चीज का शोध लगाना। और इंडिया एक पहली कंट्री बनी हुई है जिसने शोध लगाया है कि चांद पर पानी है। अब अगला है मून के बाद मार्स मिशन। नेक्स्ट टू द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज मार्स। सेकेंड नियरेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? मार्स। मेनी नेशन सेंड स्पेसक्राफ्ट टू द मार्स। मार्स मिशन इज डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ द मिशंस वेयर अनसक्सेसफुल। अलग अलग देशों ने मार्स के ऊपर मार्स मिशन इंप्लीमेंट किए थे, मगर मार्स मिशन डिफिकल्ट होने के कारण जितने सारे मिशन हुए उनमें से हाफ अनसक्सेसफुल हुए हैं। However, ISRO's performance in this mission is remarkable and we all must be proud of it. मगर जो इसरो का इसमें जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही रिमार्केबल है। क्यों? क्योंकि द स्पेसक्राफ्ट मंगलयान made by ISRO using minimum expenses were launched in November 2013 and was placed into the orbit around the Mars in September 2014. हमारे जो इसरो ने मंगलयान बनाया था, मिनिमम एक्सपेंसेस कम से कम पैसा खर्च करके हमने नवंबर 2013 में इसे लॉन्च किया था, जो कि मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा सितंबर 2014 में। इट ऑब्टेन्ड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ मार्स, और इसने हमें सरफेस ऑफ मार्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, वहां का एटमॉस्फेयर के बारे में भी बताया है। अब इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो नेट पर से ले सकते हो। जो हमारा मंगलयान, ये हमारे पास मूवी भी आया था, देखो उसमें भी बहुत अच्छा इलोब्रेशन किया है इस मंगलयान मिशन के बारे में, वो भी आप देख सकते हो। अब आगे आपको कुछ एस्ट्रोनॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। तो राकेश शर्मा देखते हैं हम पहले। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल द स्पेस। एक पहले ऐसे इंडियन है जिन्होंने स्पेस ट्रेवलिंग किया है, यानी कि स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के साथ स्पेस में गए हैं। He went into the space along with the two Russian astronauts under the joint Indo-USSR space program. अब इन्होंने दो रशियन एस्ट्रोनॉट्स और एक इंडियन एस्ट्रोनॉट दैट इज राकेश शर्मा, इन तीनों ने जो हमारा प्रोग्राम था इंडो यूएसएसआर यानी कि रशिया और इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था, उसमें से एक पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने स्पेस ट्रेवल किया था। He stayed in the space for 8 days, और 8 दिनों तक वो अंतरिक्ष में रहे। उसके बाद कल्पना चावला obtained her degree in aeronautics engineering in aeronautics degree from Punjab, and in 1988 obtained her doctorate from University of Colorado. उन्होंने अपने एरोनॉटिक्स की डिग्री पंजाब से ली और 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ली। She was in space for 336 hours, that is लगभग 28 days during research mission. While returning to the Earth from space on 1st February 2003, the Columbia spacecraft exploded and Kalpana perished. और अब इतने दिनों के बाद रहने के बाद जब उनका स्पेस शटल वापस आ रहा था स्पेसक्राफ्ट, तो 1 फरवरी 2003 में क्या हुआ, जब उनका स्पेस शटल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने के बाद उसे आग लग गई और वो एक्सप्लोड हो गया। उसी के साथ कल्पना चावला की डेथ हो गई। इसके बारे में वो एक्सप्लोजन की भी वीडियो अन्य इंटरनेट पे उपलब्ध है, वो आप देख सकते हो। देन सुनीता विलियम्स traveled to the International Space Station, that is ISS, in Space Shuttle Discovery in 2006.
इन्होंने ISS पे ट्रैवल किया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। स्पेस शटल डिस्कवरी, कौन सा स्पेस शटल यूज किया था? डिस्कवरी इन 2006। शी वर्क फॉर 29 आवर्स आउटसाइड द स्पेस स्टेशन। आउटसाइड द स्पेस स्टेशन क्या होता है? तो स्पेस स्टेशन के बाहर वाले हिस्से में उसके मेंटेनेंस रहता है, उसकी जांच रहती है, ये सारे काम उन्होंने आउटसाइड द स्पेस स्टेशन कितने घंटे बिताए? 29 आवर्स। अब आउटसाइड द स्पेस स्टेशन क्या होता है, वर्किंग कैसी होती है, इसकी जानकारी आप इंटरनेट से लो। एक पिक्चर आई थी ग्रेविटी, उस पिक्चर में भी अच्छी इंफॉर्मेशन इन सभी के बारे में, एस्ट्रोनॉट्स के बारे में दिया है। ऐसी बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज है जिनमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। शी क्रिएटेड ए रिकॉर्ड बाय स्टेइंग 192 डेज इन स्पेस। वो 192 डेज उन्होंने बिताए हैं स्पेस में, और एक रिकॉर्ड था। अब अगला देख लो, मिशन टू द अदर प्लैनेट्स। अब दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर कौन कौन से हमारे मिशन हमारे दिमाग में है, तो देख लो, मेनी मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड टू स्टडी द अदर प्लैनेट्स आल्सो। दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी हमने मिशंस एग्जीक्यूट किए। इन सम ऑफ दिस मिशन द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटेड द प्लैनेट एंड सम लैंडेड ऑन द प्लैनेट, सम जस्ट पास्ड नियर द प्लैनेट एंड ऑब्जर्व देम। इन मिशंस में क्या हुआ, तो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट था ऑर्बिटेड द प्लैनेट, यानी कि उस प्लैनेट के ऑर्बिट में घूमता रहा। कुछ मिशन में हमने उस प्लैनेट पे लैंड भी किया। कुछ मिशंस में हमारा स्पेसक्राफ्ट सिर्फ उस प्लैनेट से नियर बाय, यानी कि पास नियर, यानी कि उससे नजदीक से जाता था और उसे ऑब्जर्व कर रहा था। देन एडिशनली स्पेसक्राफ्ट हैव बीन सेंट टू ऑब्जर्व एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड दे सक्सेसफुली कलेक्टेड सम डस्ट एंड स्टोन्स फ्रॉम द एस्ट्रॉइड्स। अब कुछ स्पेस मिशन में हमने क्या किया, तो एस्ट्रॉइड का जो बेल्ट है और कॉमेट्स का, तो वहां पर भी हमने स्पेस मिशन किए और सक्सेसफुली हमने वहां की डस्ट और स्टोन्स गैदर किए। ब्रॉट देम बैक टू द अर्थ, और अर्थ पर लाए, और उन स्टोन्स का हमने लैब में परीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया। वी आर गेटिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दीज मिशंस, क्लेरिफाइंग आवर कंसेप्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। अब क्यों कर रहे हैं हम, तो सोलर सिस्टम का ओरिजिन कहां से स्टार्ट हुई और इसमें कौन कौन से इवोल्यूशन हुए, इन सारी बातों की जानकारी मिलने के लिए हम ये सब मिशंस कर रहे हैं। अगले पेज पर देख लो, इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, या इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या संबंध है, हमने क्या किया है अब तक, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का क्या स्थान है। तो देख लो, इंडिया हैज आल्सो मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ लॉन्च व्हीकल। हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी, लॉन्चिंग व्हीकल्स, इसमें बहुत ही क्या है, रिमार्केबल प्रोग्रेस है। कुछ चुनिंदा ऐसे देशों में हमें गिना जाता है जिनके पास स्पेस टेक्नोलॉजी है। Various types of launch vehicle has been developed to put satellite having weight up to the 2500 kg in all types of orbit। यानी कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हम 2500 kg की सैटेलाइट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, यानी कि हाई, लो, मीडियम, कौन सा भी ऑर्बिट हो रहने दो, हम 2500 kg की सैटेलाइट उस ऑर्बिट में छोड़ सकते हैं। ऐसे हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल्स है। PSLV एंड GSLV आर टू इंपॉर्टेंट लॉन्चर्स। हमारे पास दो लॉन्चर्स इंपॉर्टेंट है, PSLV और GSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। The scientific and technological feats achieved by the India in this field have a significant contribution to the national and social development। और जो हमने साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी में जितनी सारी डेवलपमेंट की है, उसकी वजह से हमारी नेशन की भी डेवलपमेंट हो रही है और हमारी सोशल डेवलपमेंट हो रही है। यानी कि अब देख लो, हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट का प्रबंध है, मिलिट्री के लिए, तो इसका क्या है, नेशन के डेवलपमेंट हो रहा है। इसकी वजह से हमें कुछ एनिमल्स का अटैक होगा, वो सब पता चलेगा, वेदर के बारे में पता चलेगा, कि इससे सोशल डेवलपमेंट हो जाती है, बराबर। इनसैट एंड जीसैट सैटेलाइट सीरीज इज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। जो इनसैट जीसैट हमारी सीरीज थी, हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में अलग अलग टाइप्स सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के सीरीज के उसके, तो इनसैट और जीसैट इस सैटेलाइट सीरीज का हमें किस में उपयोग हो रहा है, तो फर्स्ट वन है टेलीकम्युनिकेशन में, यानी कि
जो हमारे कॉल्स वगैरह इंटरनेट है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, एंड मेट्रोलॉजिकल यानी कि वेदर क्लाइमेट की जानकारी लेने के लिए इस इनसेट और जीसैट सैटेलाइट सीरीज हमें काम आती है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विस ऑल ओवर द नेशन हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू दिस सैटेलाइट्स ओनली, यानी कि पूरे हमारे इंडिया में टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस चालू है किसकी वजह से? तो सैटेलाइट्स की वजह से। यानी कि सारे जो हमारे पास टीवी शोज आते हैं तो टेलीकास्ट होते हैं, मगर इनके सारे सिग्नल्स कौन पास कर रहा है? तो सैटेलाइट्स, टेलीफोन सिग्नल्स। इसके बारे में आपने जो फिगर हमें दी थी इसके अगले पहले वाले पार्ट्स में, तो अभी हमने सीखी थी कि कैसे हम एक व्यक्ति को फोन लगाते हैं तो टावर से सैटेलाइट, सैटेलाइट से फिर टावर और उस व्यक्ति को जाती है। देन एजुसैट ए सीरीज किस में काम आती है? तो इज यूज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुसैट यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट्स किस कामों में आएगी? एजुकेशन के लिए। देन IRS satellite series is working for monitoring and management of natural resources and disaster management। ये आपको कैसा क्वेश्चन आ जाएगा? तो कौन से सीरीज की सैटेलाइट्स कौन से काम के लिए हम यूज कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इनसेट, जीसैट, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और मेट्रोलॉजिकल सर्विस के लिए लिखना है। एजुसैट एजुकेशन के सेक्टर में काम करती है और IRS मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पृथ्वी भारत देश में कहां पर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस हमें मिलेंगे? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम वगैरह। और जब डिजास्टर आता है, कुछ फ्लड, फायर, तो उस वक्त भी IRS सैटेलाइट सीरीज हमें मददगार होती है। टू एग्जैक्टली लोकेट द पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडनल, द IRNSS सैटेलाइट सीरीज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। अब IRNSS ये सैटेलाइट सीरीज हमें लोकेट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, हमारे घर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जीपीएस हम गूगल मैप यूज करते हैं, कहीं पर जाना है आपको, तो इसके लिए आपको कौन सी सैटेलाइट सीरीज काम आती है? तो IRNSS, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया समझ में कि कौन से सीरीज की सैटेलाइट हमें किस काम में आती है। देन रीड अबाउट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स। हमारे पास कौन कौन से लॉन्चिंग सेंटर्स है? तुम्बा थिरुवनंतपुरम में है, श्रीहरिकोटा है और चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है। अब देख लो, ये दोनों के दोनों साउथ में है और उड़ीसा नॉर्थ। अब उसके बाद स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कहां पर है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थिरुवनंतपुरम, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। इनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में अब देख लो, विक्रम साराभाई, आपने अगर विंग्स ऑफ फायर नहीं तो अग्निपंख APJ अब्दुल कलाम की बुक पढ़ी होगी, तो इसमें आपको विक्रम साराभाई सभी के नाम जरूर मिलेंगे। तो देख लो, विक्रम साराभाई इज कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है? विक्रम साराभाई। His efforts led to the foundation of Physical Research Lab, that is PRL at Ahmedabad। इनके ही एफर्ट्स, इनके ही कष्टों से क्या हुआ है? PRL की स्थापना हुई अहमदाबाद में। In 1962, Indian government constituted Indian National Committee for Space Research under the chairmanship, and first satellite launch center was established at Thumba in 1963। तो ये सब इनका जो योगदान था, इसे देखकर 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इसे बनाया और इसके जो चेयरमैन थे वो थे विक्रम साराभाई। अब इन्होंने क्या किया? तो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर खोला जो कि था थुम्बा में, 1963 में बनाया था। The launching of India's first satellite, that is Aryabhat, into the space was the result of his efforts। और इनके ही योगदान से हमने इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट, that is called as Aryabhat, ये हमने लॉन्च की थी।
ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो, और इन्हीं की वजह से जो इसरो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाने के लिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट में भी विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि स्पेस डब्रिज एंड मैनेजमेंट, यानी कि अब इतने सारे सैटेलाइट्स हम छोड़ रहे तो मलबा कचरा तैयार हो रहा है, तो इस कचरे को मैनेज कैसे किया जाए, स्पेस में जो कचरा डब्रिज तैयार हुआ है उस मैनेज कैसे करें। तो देख लो, इन एडिशन टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो घूम रहे मगर ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है जो कि अराउंड द अर्थ घूम रहे। इट इंक्लूड नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स, यानी कि अब बहुत साल हो गए जिन सैटेलाइट्स को हमने छोड़ा था वो अभी भी नॉन फंक्शनल है मगर इस स्पेस में होती है। देन पार्ट्स ऑफ द लॉन्चर डिटैच ड्यूरिंग द लॉन्चिंग, लॉन्चर के हम कुछ पार्ट्स डिटैच कर देते हैं, इंजन और फ्यूल टैंक, ये भी स्पेस में वैसे ही रहते हैं। एंड डब्रिज जनरेटेड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ सैटेलाइट, कई बार ऐसा भी होता है कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विथ अदर सैटेलाइट और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। जो हमने सैटेलाइट छोड़ दी होती है वो क्या होती है, दूसरे सैटेलाइट से कोलिजन यानी कि उसका टकरा जाना, तो एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को टक्कर देती है, नहीं तो किसी भी स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे टकरा जाती है, इससे भी मलबा तैयार होता है, कचरा तैयार होता है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन मेड इन 2016 देयर आर 2 करोड़ पीसेस ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। एक एस्टिमेशन किया था 2016 में कि हमारे अराउंड द अर्थ, हमारे अर्थ के अराउंड ऐसे 1 सेंटीमीटर से बड़े वाले ऐसे 2 करोड़ पीसेस है जो कि घूम रहे हैं। अब आप बोलेंगे 1 सेंटीमीटर तो कितना कम है, मगर इस 1 सेंटीमीटर के पीस से भी हमारे सैटेलाइट के ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होता है। All this is nothing but the debris in the space, और इस सभी को हम debris in the space कहते हैं। This debris can harmful to the artificial satellite, अब ये harmful होते हैं। 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी अगर कोलाइड हो जाता है हमारे सैटेलाइट के साथ तो उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। It can collide with this satellite or spacecraft and damage them, स्पेसक्राफ्ट से सैटेलाइट से टकरा जा सकता है और उसे डैमेज कर देते हैं। The debris is increasing day by day. Soon it will be difficult to launch new spacecraft. और ये डब्रिस, अगर ये मलबा कचरा बढ़ जाएगा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, लॉन्चिंग में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले वक्त में। क्यों? क्योंकि कौन सा भी आप वे ले लो, वहां पर जब आपका स्पेस शटल, स्पेसक्राफ्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जा रही होगी मगर उसके पाथ में अगर एक कचरा आ जाएगा तो आपका लॉन्च सही तरीके से नहीं होगा, वो डैमेज हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है। इट इज देयरफॉर वेरी इसेंशियल टू मैनेज द डब्रिज, और इसी कारण इस डब्रिज को मैनेज करना, उससे वहां से हटाना कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में हमें मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। Some studies and experiments are being done with this in the view. Hope that soon we will have a solution for this problem. अब इसके बारे में बहुत सारे स्टडीज किए, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे साइंटिस्ट कि क्या कर सकते हैं हम, और जल्द ही हम ऐसी आशा करते हैं कि इसके बारे में हमें कोई सॉल्यूशन मिल सके एंड फ्यूचर सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट विल नॉट बी इन डेंजर एनीमोर, और जो हमारे भविष्य के सैटेलाइट से, स्पेसक्राफ्ट से, वो डेंजर में यानी कि उसे चुनौतियों का सामना न करना पड़े। ये तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो आपको अगर बुक्स रीड करने हैं तो देख लो स्पेस एंड साइंस जो कि जेवी नारळीकर ने, और स्टोरी ऑफ इसरो जो वीआर गोवारीकर ने, वसंत गोवारीकर ने लिखे हैं। ये बहुत ही बड़े लेखक के ऑथर से जिन्होंने वेदर का गोवारीकर, वसंत गोवारीकर, जिन्होंने हमारे मानसून का एक मॉडल भी बनाया था, इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। तो ये था हमारा इस साइंस 1 का आखिरी चैप्टर और आखिरी पार्ट। इसी के साथ हमारा साइंस 1 भी पूरा खत्म हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज
ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So best of luck for your studies. Thank you for watching. Goodbye.